Assalamu alaikum everyone. This is Khansadi Binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. This video includes lecture of chapter number 1, Introduction to Biology from 9th class. Sindh takes book board Jam Shuru. Here is the first chapter, Introduction. Biology is the branch of natural sciences. अब आपने सबसे पहले जो की याद रखनी वो ये है कि बायोलॉजी नेचुरल साइंसेस की ब्रांच है. ठीक है, तो फर्स्ट बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस. आगे है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स. अब देखो हमें पता है बायो वर्ड का मतलब ही है लाइफ, इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है लिविंग बीइंग्स कि ऐसी ब्रांच है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ते हैं इस ब्रांच में. इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म which differ from each other in shape. अब देखो किस तरह की जो है वो चीज़ों के बारे में पढ़ी है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं. एक आ गया शेप, दूसरा आ गया साइज, कंपोजिशन और इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है कि शेप किस तरह की है, साइज क्या है, माइक्रोस्कोपिक है या फिर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, शेप किस तरह की है, कंपोजिशन कैसी है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन से केमिकल्स हैं, कौन से हार्मोन्स है, ये सारा हम जो है वो बायोलॉजी में पढ़ते हैं. द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. अब यहाँ पर ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि ये ग्रीक लैंग्वेज है और इसका फर्स्ट लेटर है बायोस, दैट मीन्स लाइव, एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग. ठीक है, यानी कि सोचना, समझना, पढ़ना, स्टडी करना. तो हम जो है वो लोगोस का मतलब क्या लेते हैं, थॉट और रीजनिंग. अब इसमें देखो कितने क्वेश्चंस बन गए. बायोलॉजी कौन सी साइंस है, नेचुरल जो है वो साइंसेस की ब्रांच है. ठीक है, क्या स्टडी करती है, लिविंग बीइंग के बारे में स्टडी करती है. लिविंग बीइंग की क्या चीज, शेप, साइज, कंपोजिशन. बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. बायो का मतलब क्या है, लाइव है. लोगोस का मतलब क्या है, थॉट और रीजनिंग. अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लाइफ, क्योंकि हमने कहा कि बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो लाइफ खुद क्या है. लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली. इसका मतलब ये है कि लाइफ को हम प्रॉपरली जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता, मगर कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि जो चीज़ डिस्कवर हुई है वो लिविंग है भी या नहीं. जैसे कि पहला जो है वो प्रोसेस है वो है डाइजेशन का. अगर किसी भी चीज में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, लिविंग. रेस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो ये भी जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है ताकि एनर्जी बन सके उसकी बॉडी में. मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी चीज को बना रहे होते हैं या तोड़ रहे होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मूवमेंट, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसका एक और कैरेक्टर है मूवमेंट, यानी कि वो मूव करता है या नहीं करता. ग्रोथ, अगर लिविंग होगा तो उसकी एक लिमिट की हद तक जो है वो ग्रोथ होगी. ऐसा भी नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक होगा तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नो. अपनी रेंज के हिसाब से उसमें ग्रोथ जो है वो शो होती है. डेवलपमेंट, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं डेवलपमेंट के, एक्सक्रीशन के, इरिटेबिलिटी और रिप्रोडक्शन. इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन, अब देखो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इधर, इनमें से अगर कोई भी एक जो है वो प्रोसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, या हम ये कहें कि जो चीज़ डिस्कवर हुई है उसमें इनमें से कोई एक भी प्रोसेस परफॉर्म होता है, तो हम उसको क्या लेंगे कि वो लिविंग है, उसमें लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है. तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी मदद से हम लाइफ को डिफाइन करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं. डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी.
इसके ऊपर जो है वो मेरी वीडियोस पहले से ही बनी हुई हैं, तो आप लोग जो है वो उनको भी देख सकते हैं। आई विल एड द एंड स्क्रीन देयर, ताकि आप लोग जो है वो एंड में उन वीडियोस को देख सकें। डिविजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, पहले जो है वो यहाँ पर हम डिविजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन सी डिविजन्स हैं। देयर आर 3 मेजर, अब देखो याद रखिएगा, मेजर डिविजन्स हमारे पास 3 हैं। 3 जो है वो हमारे पास मेजर डिविजन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। याद रखिएगा 3 मेजर हमारे पास डिवीजन है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बायोलॉजी की कितनी मेन डिविजन्स हैं, तो 3 मेजर डिविजन्स है। कौन सी? फर्स्ट जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो है वो इसकी 3 जो है वो मेजर डिविजन्स हैं। Zoology, the word zoology is derived from Greek language zoon meaning animals and logos meaning study or knowledge. It deals with the study of animals. अब जैसे कि जूलॉजी 2 वर्ड है, इधर भी आप देख सकते हो कि जूलॉजी भी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब है एनिमल, और एनिमल्स की स्टडी को हम जो है वो जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी, the word botany is taken from Greek language. इधर भी देखो ग्रीक लैंग्वेज है, ज्यादातर जो है वो साइंटिफिक वर्ड्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से ही लिए गए हैं, तो ग्रीक लैंग्वेज है। यहाँ पर भी भूटाने, दैट मीन प्लांट्स, लोगस मीन स्टडी और नॉलेज, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, भूटाने वर्ड का मतलब ही प्लांट है, और इसी वजह से हम इस ब्रांच में प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। The third main division, microbiology. It deals with the study of microscopic organisms such as bacteria, which can be seen only with the help of microscope. माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। देखो वर्ड लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हम सिर्फ और सिर्फ किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप से जो देखे जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इनकी स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हो जाएंगे? बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इस तरह के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोपिक हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में हम उनको स्टडी करते हैं। Branches of biology, modern biology deals with the structure, function and many other description of living things. अब मॉडर्न बायोलॉजी किसके बारे में स्टडी कर रही है? ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स। Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. अब देखो हमारे पास इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से मॉडर्न बायोलॉजी को फर्दर ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। उनमें पहली ब्रांच आ जाती है मॉर्फोलॉजी। इधर भी आप नोट करें ग्रीक लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है, कि मॉर्फोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। मॉर्फो मींस फॉर्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म यानी कि उसकी शक्ल के हिसाब से जो है वो पढ़ा जाएगा। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फॉर्म यानी कि बाहर वो किस तरह से नजर आता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, फॉर्म कैसी है। ये मॉर्फोलॉजी की ब्रांच में स्टडी किया जाता है। कोई भी एक्सटर्नल अपीयरेंस, चाहे वो किसी जो है वो मतलब फीचर की हो या फिर शेप के बारे में हो, तो ये सारा जो है हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी, इधर भी देखें आप लोग ग्रीक लैंग्वेज जो है वो यूज की गई है। एना मीन्स अप और पार्ट, टोम मीन्स कटिंग। The study of internal part of body of living organisms by cutting them open. एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं।
और इसी वजह से इसका नाम ये रखा गया है एनाटॉमी, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को हम तब तक स्टडी नहीं कर सकते जब तक हम अपर स्किन, अपर मस्कुलर पार्ट को कट ना करें। जब अपर पार्ट को कट कर दिया जाता है तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को हम जो है वो देख सकते हैं। तो इसी वजह से जो है वो एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। द थर्ड ब्रांच इज द सेल बायोलॉजी। अब यहाँ पर थोड़ा नोट कीजिएगा, लैटिन लैंग्वेज जो है वो यूज की गई है। सेल कंपार्टमेंट को कहा जाता है, और फिर बायोस का हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी का पूरा हम जो है वो स्टडी जो है वो कर चुके हैं कि क्या है, कौन सी लैंग्वेज है। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। सेल और उसके ऑर्गेनेल के बारे में हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी को और कहा जाता है साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। द फोर्थ ब्रांच इज हिस्टोलॉजी। यहाँ पर भी आप देखें फिर दोबारा ग्रीक लैंग्वेज, हिस्टोस का मतलब है टिश्यूज। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी, इधर भी देखें ग्रीक लैंग्वेज है, फाइसिस में से निकला हुआ है, दैट मीन्स नेचर। द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ें तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल लिवर का काम क्या है, लंग्स का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स का काम क्या है, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। द सिक्स्थ ब्रांच इज द टैक्सोनॉमी। इधर भी नोट करें ग्रीक लैंग्वेज है, टैक्सिस में से निकला हुआ है, दैट मीन्स अरेंजमेंट। नोमोस दैट मीन्स नेम, दोनों ही जो है वो ग्रीक वर्ड है, टेक्सो भी और जो है वो नोमस भी। ठीक है, तो नोमोस एंड टैक्सिस आर टू ग्रीक वर्ड, arrangement and naming the living organism. The study of the rules, principles, grouping and naming the living organism. ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं और उनके सिमिलर डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को देखकर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है और उनके नेम रखे जाते हैं, और ये सारा जो है वो टैक्सोनॉमी की ब्रांच में होता है। ओके, सेवंथ ब्रांच जेनेटिक्स। अब यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं कि ये भी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से ही जो है वो लिया गया है, और ग्रीक लैंग्वेज में से जो वर्ड लिया गया है वो है जेनेसिस, दैट मीन्स डिसेंट, origin. The study of heredity, heredity that is transferring of characters from parents to offspring. यानी कि जेनेटिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कैरेक्टर को ट्रांसफर होते हुए पढ़ते हैं कि कैसे वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होंगे, जिसको सिंपली हम हेरिडिटी कहते हैं, कि हेरिडिटी कैसे होती है, कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं, तो ये हम जेनेटिक्स की ब्रांच में स्टडी करते हैं। नंबर 8 ब्रांच डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सेम ग्रीक वर्ड यहाँ भी है, एम्ब्रियन, एम्ब्रियो से लिया गया है, लोगस, डिस्कर्स। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। Developmental biology also known as embryology. एम्ब्रियो की जो है वो स्टडी यानी कि डेवलपमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और यहाँ पर इस एम्ब्रियोलॉजी के वर्ड का ही मतलब लिखा हुआ है कि एम्ब्रियन ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि एम्ब्रियो जिसको कहा जाता है, और स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जो है वो
एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब याद रखिएगा फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आ गया, लिविंग, एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, किसके दरमियान रिलेशनशिप, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका इफेक्ट कैसे होता है, कैसे जो है वो मतलब उनका आपस में रिलेशन रहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वाटर एंड नॉट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ दुनिया में हो तो फिर बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ जो है वो अगर ह्यूमन हो, प्लांट एनिमल्स कुछ भी ना हो तो फिर ह्यूमन भी नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं ये रिलेशनशिप है लिविंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी और नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ भी। पैलियोंटोलॉजी ग्रीक वर्ड है, पैलियोस दैट मीन्स एंशिएंट, ontos means being, the study of remote past organic life with the help of fossils. पैलियोंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी को कहा जाता है कि फॉसिल्स कैसे बने, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास्ट में उनकी लाइफ कैसे थी, किस तरह का जो है वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक था, क्या सर्वाइवलेंस थी, वो हम सारा पैलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं। Biotechnology, the study about techniques for manipulation of gene to bring the change in structure and location of genes to achieve desirable characters is called biotechnology. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच होती है जो कि टेक्निक की मदद से, याद रखिएगा इंजीनियरिंग टेक्निक्स इधर यूज होती है और चेंज किया, मैनिपुलेशन यानी कि चेंज किया जाता है। किसको चेंज किया जाता है, जीन्स को चेंज किया जाता है ताकि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए जाएं या इस तरह से जीन को लोकेट किया जाए ताकि हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सके। तो बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो है वो काम करती है। सोशियो बायोलॉजी लैटिन वर्ड है, सोशियर से निकला हुआ है, दैट मीन्स टू एसोसिएट, the study of social behavior of living organism such that interaction between themselves। बिहेवियर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, देखो सोशल बिहेवियर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरह से रह रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो सोशियो बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। पैरासाइटोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड ही है, याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा जो ब्रांचेस के नेम है वो ग्रीक लेटर से ही लिए गए हैं। जैसे स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों को बताया था, ज्यादातर नेमिंग जो है वो टेक्सोनॉमिक के हिसाब से जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर एनिमल्स को या ब्रांचेस को नेम देते हैं तो वो ग्रीक लैंग्वेज को ही यूज करते हैं। लैटिन पहले यूज किया जाता था, इस वजह से थोड़ा बहुत आप लोगों को कहीं कहीं नजर आएगा। पैरासाइटोलॉजी, पैरा मीन्स आप, द स्टडी ऑफ पैरासाइट, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है नाम, फार्माकॉन दैट मीन्स ड्रग, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का एक्शन क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, किस तरह से बना है, ये सारा जो है वो मतलब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, यानी कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सेल और उसके ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। Biology is a multi-dimensional subject and linked with other
sciences, for example, the movement of animals follows the laws of motion in physics. अब देखो, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप वो फिजिक्स के जो वो लॉज को फॉलो करता है. Biology is considered as interdisciplinary science which is related with the other sciences. अब इसी वजह से हम ये कहते हैं कि बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसका जो है वो दूसरे साइंसेस से भी एक ताल्लुक बन जाता है. सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड बिलो. सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है वो है बायोफिजिक्स. बायोफिजिक्स यानी कि बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ कंबाइन होना. देखो दोनों ब्रांचेस को कंबाइन किया हुआ है बायोफिजिक्स. It is a branch of physics in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life. अब देखो है तो फिजिक्स की ही ब्रांच मगर किसके बारे में स्टडी कर रही है? लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. द रेडियो फिजिक्स branch where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different materials within the organism. ठीक है, रेडियो फिजिक्स की ब्रांच जहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है ताकि डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसलोकेट किया जा सके. रेडियो लेबलिंग ये एक प्रोसेस है. Carbon dating also shows some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils. ठीक है, रेडियो लेबलिंग या फिर कार्बन डेटिंग ये ऐसे जो है वो प्रोसेस हैं जिनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है ताकि हम एज मालूम कर सकें फॉसिल्स की. यूजेस ऑफ साउंड वेव्स. अब देखो एक और चीज यूज की गई है साउंड वेव्स को एज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड किया जाता है एंड लेजर टेक्नोलॉजीज भी जो है वो यूज की जाती हैं. शो द रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स विद द बायोलॉजी. बायोमैथमेटिक्स या फिर बायोमेट्री. अब देखो यहाँ पर भी मेजर ब्रांच है मैथमेटिक्स जिसमें हम जो है वो कैलकुलेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं. या फिर बायोमेट्री वही सेम चीज जो है वो एक ही. अब क्या होता है इस ब्रांच में? याद रखिएगा ये भी कोई बायोलॉजी की ब्रांच नहीं है. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, बायोमैथमेटिक्स ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब क्यों इसको हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हैं या फिर बायोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये देखें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोपिक है तो उनकी साइज किस तरह की है हम उसको जो है वो मेजरमेंट में देखेंगे. लार्जेस्ट एनिमल जो है वो क्यों इसको कहा जाता है वेल को क्यों कहा जाता है तो उसकी भी मेजरमेंट की हुई है. तो इसी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब मेजर करते हैं उनका डेटा कलेक्ट करते हैं उनके ऑर्गन्स के बारे में कि कितना वेट है किस तरह का जो है वो है तो वो बायोमैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है और बायोमैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की ब्रांच है. बायोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. अब ये याद रखिएगा कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है बल्कि बायोलॉजी की ब्रांच है which deals with the study of molecules which form living organism. अब देखो कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हों, सेल को बनाते हों एंड रिक्वायर्स authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules. और हमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ही ब्रांच है और इसमें हम उन केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं. बायोजियोग्राफी it deals with the distribution of different living organism. अब देखो जियोग्राफी में हम लोग
एरिया के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म किस एरिया ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो प्रेजेंट है। Biogeography deals with the distribution of different living organisms in different geographical region of the world. Many living organisms are restricted to the particular geographical region due to the environmental condition. बायोजियोग्राफी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया के कौन से हिस्से में जो है वो है। अब यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एनिमल्स भी हैं जो कि सिर्फ अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से उसी एरिया में ही रहते हैं। अगर किसी और एरिया में उनको भेजा जाए तो वो सरवाइव नहीं करते या फिर पहुंच नहीं सकते, उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी है। जैसे कि न्यूजीलैंड में जो बर्ड पाया जाता है वो है किवी, और किवी सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में होता है। कैंगरू एक और एनिमल, ठीक है, मैमल है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होता है। इस तरह के डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड कहलाए जाते हैं। Bioeconomics, this deals with the economically important organism involved in production. For example, meat production, etc., are calculated for cost value and profit value. Bioeconomics में हम economically important living organisms के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर जिससे कि लिखा हुआ है कि गोश्त की प्रोडक्शन कर सके, मीट प्रोडक्शन हो, या फिर जिसकी कॉस्ट वैल्यू हो या फिर प्रॉफिट वैल्यू हो, यानी कि जो कि इकोनॉमी में हमारे प्रॉफिट एड करे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बायो इकोनॉमिक्स में उसी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री। The students who have chosen the biology, they can plan to adopt some as a career in following fields. बायोलॉजी में आपके फ्यूचर में कौन कौन से कैरियर हो सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में आप क्या बन सकते हो अगर आपने जो है वो बायोलॉजी को एज अ कैरियर लिया है तो। फर्स्ट है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एंड सर्जरी डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल द अफेक्टेड ऑर्गन। तो मेडिसिन क्या होता है, डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना डिजीज का, जबकि सर्जरी हम कहते हैं रिपेयर करना, रिप्लेसमेंट करना या फिर रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन, कि जो ऑर्गन इस तरह से हैं जिनमें डिजीज आ चुकी है, एबनॉर्मलिटी आ चुकी है, उनको रिमूव करना या फिर रिप्लेस करना या फिर रिपेयर करना, उसको हम सर्जरी कहेंगे। और डायग्नोस करना डिजीज को या डिजीज का जो है वो ट्रीटमेंट करना, उसको हम मेडिसिन कहते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर this deals with the production of varieties of crops, fruits, vegetables, dairy products, etc. Pakistan being an agricultural country, it can play very important role. ठीक है, एग्रीकल्चर में हम जो है वो प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसकी प्रोडक्शन, क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, डेयरी प्रोडक्ट्स की। और पाकिस्तान में ये सारी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल कंट्री कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, दिस इज अ horticulture. This is also part of agriculture in which work is carried out for the development of new varieties of plants and their products. ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स की न्यू वैरायटीज कैसे बन सकती हैं, किस तरह से जो है वो फर्दर उनमें हॉर्टिकल्चर में हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर की ही जो है वो ये एक हिस्सा होता है, जिसमें हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक हिस्सा होता है जिसमें न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स पर काम किया जाता है।
Forestry. Forests are the source of biodiversity of plants and animals of many kinds which live there. It is important in development of the new forest as well as preservation of existing ones. फॉरेस्ट्री ऐसी ब्रांच है यानी कि आप लोगों का कैरियर इसमें इस तरह से होगा कि हम इसमें फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो लाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में कि वो कैसे रहते हैं, किस तरह से उनकी डेवलपमेंट है या फिर न्यू फॉरेस्ट कैसे डेवलप किए जा सकते हैं या फिर अगर पहले से मौजूद हैं तो उनको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। Farming. In this profession, the development of different kinds of farms takes place, such as fish farm, cattle farm, poultry farm, etc. New technologies are used for the production of animals as source of meat and milk, leather, wool, etc. तो फार्मिंग फॉर्म्स बनाने को कहते हैं, डिफरेंट एनिमल्स के फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिश फॉर्म है, कैटल का फॉर्म है, पोल्ट्री फॉर्म है। ये ऐसे फॉर्म है जो कि हमें डिफरेंट सोर्सेज दे सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि मीट मिल सकता है इन फॉर्म से, हमें मिल्क की प्रोडक्शन मिल सकती है, लेदर को हम इंक्रीज कर सकते हैं, वूल बना सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, दिस प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। देखो ये भी एग्रीकल्चर साइंस का ही एक जो है वो पार्ट है। इट डील्स विद द केयर and breeding of animals which are beneficial for man. उन एनिमल्स का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है और या फिर ब्रीडिंग की जाती है उन एनिमल्स की जो कि ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए हों। Fisheries, this profession deals with the increased quantity and quality of fish production. ठीक है, इसमें हम क्वांटिटी और क्वालिटी देखते हैं फिशेस की कि किस तरह से अच्छी जो है वो बनाई जा सकती है। फिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। The Muslim scientists have played great role in development of biological science. They began experiments and observation from the first century of Hijrah. Following are some details about the important Muslim scientists who made significant contribution toward the development of biology. Number 1, Jabir bin Hayyan, 722 to 817 AD. He was born in Iran. ठीक है, जाबिर बिन हयान कहाँ पैदा हुआ? ईरान में। ये क्वेश्चन आ सकता है। He worked in the field of chemistry. कौन सी फील्ड में इसने काम किया? केमिस्ट्री में इसने काम किया। बट ही आल्सो रोड नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। केमिस्ट्री में इसका काम था, साथ साथ इसने एनिमल और प्लांट पर बहुत ज्यादा जो है वो बुक्स लिखी हैं, जिनमें से अल निबातात एंड अल हैवान are his two famous books on plants and animal respectively. अल निबातात जो है वो प्लांट्स पर लिखी गई, जबकि अल हैवान एनिमल्स पर लिखी गई। ये जाबिर बिन हयान के कुछ जो है वो काम थे बायोलॉजी में। अब्दुल मालिक असमाई 741 828 AD. He was a great zoologist. याद रखिएगा, zoologist थे ये अब्दुल मालिक असमाई, and wrote many books on animals like Al-Khil on horse, Al-Ibil on camels, Al-Shat on sheep, Al-Bahush on wild animals, and Khalaqul Insan on different parts of human body and their functions. ठीक है, ये कुछ किताबें हैं अब्दुल मालिक असमाई की जो कि जो है वो उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स पर लिखी है, और खलकुल इंसान जो है वो उसकी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स पर लिखी गई है और उनके फंक्शंस के बारे में। Abu Ali Sina 980 to 1037 AD. He was the greatest of all Muslim scientists and considered as the founder of medicine. ठीक है, इनको मेडिसिन का फाउंडर कहा जाता है। He is called as Avicenna in the West. ठीक है, इसका नाम है एविसिना, वेस्ट में इसको कहा जाता है।
He identified many diseases like tuberculosis, meningitis, and other such inflammations. तो बुअली सिन्हा ने डिफरेंट डिजीज को भी जो है वो आइडेंटिफाई किया, जिसमें टीबी और मेनिनजाइटिस जो है वो ब्रेन की जो है वो डिजीज है, जिसमें ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है या फिर कवरिंग्स जो होती है मेनाइंजेस, उनके बारे में ये इन्फ्लामेशन होती है उनकी, और दूसरे इन्फ्लामेशन के बारे में भी इसने जो है वो आइडेंटिफाई किया और लिखा है. He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, paleontology, and music. He wrote books like Al Qanun and फिल तिब अल शफा. ये दो जो है उसकी फेमस बुक जो है वो है जो कि इन्होंने लिखी. नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इस पर जो है वो मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है डिटेल में, तो आप लोग जो है वो उसी वीडियो को देख लीजिएगा. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप लोग जो है वो वहां से जो है वो उसको फाइंड कर सकते हैं. Mustard plant. Brassica campestris is commonly known as mustard plant and locally it is called sarson. तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस ये इसका साइंटिफिक नेम है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये इसका बॉटेनिकल नेम है, और कॉमन लैंग्वेज में इसको सरसों कहा जाता है. इट इज मल्टी सेल्यूलर. याद रखिएगा ये मल्टी सेल्यूलर जो है वो प्लांट है, मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाता है. एंड कल्टीवेटेड इन विंटर सीजन. कौन सी सीजन में इसको कल्टीवेट किया जाता है? विंटर के सीजन में, सर्दियों में इसको जो है वो कल्टीवेट किया जाता है. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल. लीव्स इसके वेजिटेबल के तौर पर हम जो है वो खाते हैं. while the seeds are used for oil extraction. और इसके सीड में से तेल बनाया जाता है, सरसों का तेल. The length of this plant is 1 to 1.5 मीटर. लेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती, 1 मीटर से 1.5 मीटर तक जो है वो उसकी लेंथ होती है. This plant has two parts. The vegetative part which consists of root, stem and leaves. ठीक है, फर्स्ट इसके वेजिटेटिव पार्ट 3 हो गए, रूट, स्टेम और लीव्स. एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ फ्लावर. जबकि फ्लावर प्लांट्स का जो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाया जाता है. ईच फ्लावर इज येलोइश इन कलर. फ्लावर का कलर येलो होता है, जिसके अंदर जो है वो सीड्स बनते हैं. यहाँ पर आप इस फ्लावर को जो है वो देख सकते हो, जो कि येलो कलर का है. छोटा सा फ्लावर होता है जिसके अंदर सीड बनते हैं. ये बर्ड है, यानी कि छोटा, जो कि अभी ब्लूम नहीं हुआ. ठीक है, फ्लावर बर्ड. फ्रूट है, यानी कि यहाँ पर ये सीड जो है वो बन चुके हैं. इन फ्लावर में से ही लीव्स दो तरह के हैं, यंग लीव्स एंड ओल्ड लीव्स. ओल्ड लीव्स बहुत ज्यादा बड़े और ब्रॉड होते हैं, जबकि यंग लीव्स छोटे होते हैं. ये हो गई इनकी रूट्स और ये है इनकी स्टेम. Frog, Rana tigrina. This is the scientific name of frog. It is the scientific name of spotted frog found commonly in our region. यानी कि पाकिस्तान में ये जो है वो पाया जाता है फ्रॉग, जिसका नाम है राना टिग्रीना. It is multicellular animal. ये भी multicellular animal है. It lives in the both water as well as on land. Amphibian है, इस वजह से जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है. Its body is divided into head and trunk. देखो, हेड और ट्रंक इसके दो बॉडी पार्ट हैं, इसमें नेक वगैरह नहीं होती. ये पोर्शन इसका जो है वो हेड कहलाया जाएगा. दैट पोर्शन इज हेड. और रिमेनिंग बॉडी इसको हम कहते हैं ट्रंक. हेड एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड ट्रंक. देयर इज नो नेक. अभी जैसे मैंने कहा कि हेड और ट्रंक होता है, नेक नहीं होती, तो नेक नहीं होती. इट्स बॉडी इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम विद डिफरेंट ऑर्गन्स. इसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम भी है और डिफरेंट ऑर्गन से बना हुआ है. ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज सच एज एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस एटसेट्रा. यानी कि इसके ऑर्गन डिफरेंट जो है वो टिश्यूज से बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर जो है वो मेंशन भी किए गए हैं कि एपिथेलियल भी हो सकते हैं, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज, सब टिश्यूज जो है वो इसकी बॉडी के ऑर्गन्स में जो है वो मौजूद होंगे. Frog lives near ditches, pool,
pond, stagnant stream एंड स्लो मूविंग रिवर्स। फ्रॉग जो है वो फ्रेश वाटर में जो है वो पाया जाता है, जैसे कि डिचेस हो गए, पूल्स हो गए, पॉन्ड हो गए, स्टैग्नेंट स्ट्रीम हो गए, या फिर जो है वो रिवर्स हो गए। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे जो है वो इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों को जो है वो खाता है ताकि बॉडी में एनर्जी बन सके। अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर है यानी कि एक सेल से बना हुआ है। फाउंड इन द मड ऑफ शैलो पॉन्ड, पॉन्ड के मडी एरिया या फिर ड्रॉप ऑफ वाटर में जो है वो पाया जाता है, या फिर पूल्स में होता है, या फिर किसी भी स्टैग्नेंट वाटर में यानी कि जो पानी खड़ा हुआ होता है किसी भी जगह पर, उसमें भी ये पाया जाता है। इट्स साइज इज अबाउट 0.25 मिलीमीटर। एमोबा हैज अ इरेगुलर शेप, इसकी कोई परमानेंट शेप नहीं होती, हर वक्त अपनी शेप को जो है वो चेंज करता रहता है। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर बाउंड्री इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। इधर लेवल भी होगी कहीं पर, ये रही सेल मेम्ब्रेन जो कि लेवल की भी है, सबसे आउटर बाउंड्री है ये इसकी बॉडी की। कुछ हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम है मॉलिक्यूल इन एंड आउट जो है वो होते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन की मदद से। दूसरा ये है कि ये साइटोप्लाज्म यानी कि इस वाले पोर्शन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट भी करती है। द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर। देखो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के दो रीजन बने हुए हैं, एक है आउटर साइटोप्लाज्म, ठीक है, दूसरा है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दो जो है वो पोर्शन होंगे, जैसे कि यहाँ पर भी जो है वो लिखा हुआ है, द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, दैट इज जेल। ये पोर्शन रहा यहाँ पर, इस पोर्शन को हम कहते हैं, यानी कि ये जो पूरा लाइट ब्लू कलर में है, ये पूरा का पूरा एक्टोप्लाज्म है जो कि जेल कहलाया जाता है। ये क्लियर भी होता है और ये ट्रांसपेरेंट है। द इनर पार्ट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म एंड सोल इसको कहा जाता है, यानी कि ये जो थोड़ा आप इस जिसके अंदर ये डिफरेंट आपको ऑर्गेनेल्स नजर आ रहे हैं, इस पोर्शन को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, दैट इज द एंडोप्लाज्म। और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट है, जबकि ये ग्लैंडुलर है, इसमें डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स भी होंगे और साथ में ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसको एंडोप्लाज्म को हम कहते हैं सोल, जबकि एक्टोप्लाज्म को कहा जाता है जेल। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस, दैट वन इज द न्यूक्लियस, ये पोर्शन रहा इधर, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि सारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल बनते रहते हैं टेम्पररी, जैसे कि यहाँ पर पिंक कलर के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये सारे के सारे फूड वैक्यूल हैं, इनका काम है फूड को जो है वो कलेक्ट करना। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये रहा ये वाला ऑर्गेनेल, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि सेल के लिए एनर्जी बनाता है। एमेबा मूव्स बाय फॉल्स फुट कार सूडोपोडिया, ये जो आप लोग देख रहे हो एक्सटेंशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, जो कि फॉल्स फुट होते हैं। फॉल्स फुट इसको इस वजह से, सूडो वर्ड का मतलब है फॉल्स, पोडिया मींस फुट, इस वजह से क्योंकि ये एक्चुअल फुट नहीं होते, जैसे मैंने कहा कि एमेबा अपनी शक्ल को चेंज करता रहता है, तो वो इसी वजह से क्योंकि वो सूडोपोडिया बनते रहते हैं और फिर खत्म होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखो, कम हो गया, फिर यहीं से ही ये फिर बड़ा हो जाएगा, फिर कहीं और से जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये सूडोपोडिया कहलाए जाते हैं, जिनकी मदद से एमेबा मूव करता है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक, दैट पॉलीफाइलेटिक हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके पास एंसेस्टर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, पॉलीफाइलेटिक
जिसके पास बहुत ज्यादा एंसेस्टर्स हो, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व ना हुआ हो, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। Genus of chlorophyte green algae in the family of Volvocaceae। ठीक है, ये जीनस है क्लोरोफाइट ग्रीन algae की। याद रखिएगा वर्ड देखो क्या यूज हो रहा है, जीनस। ठीक है, तो वोल्वोक्स जीनस है क्लोरोफाइट algae की, ग्रीन algae की, और इसकी फैमिली का नाम है वोल्वोकेसी। अगर क्वेश्चन आ जाता है क्लोरोफाइट ग्रीन algae जो है वो क्या है, स्पीशीज है, फैमिली है, ऑर्डर है, जीनस है, तो हम क्या लिखेंगे, जीनस। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली का नाम क्या है, वोल्वोकेसी। इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज ऑफ अप टू 50,000 सेल्स, यानी कि ये कॉलोनी है स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, जिसमें 50,000 जो है वो सेल मौजूद होते हैं। दे लिव इन अ वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटाट्स एंड वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक इन 1700। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने दुनिया का पहला लिविंग सेल जो है वो डिस्कवर किया था, और इसने वॉलवॉक्स की कॉलोनी को भी डिस्कवर किया था। ओके, ये जो है वो मतलब पूरी कॉलोनी है हमारे पास, जो कि यहाँ पर जो है वो शो की गई है इधर। और ये इसके जो है वो मतलब वॉलवॉक्स का जो है वो स्ट्रक्चर शो किया हुआ है पूरा बड़ा करके। ये इसके फ्लैजेला हैं जिनकी मदद से ये मूव करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, यानी कि जिसकी मदद से ये अपना सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है जिसकी मदद से ये अपना फूड जो है वो बनाते हैं। आई स्पॉट है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है ये, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं करते। फिर जेलाटिनियस सेल वॉल है जिसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल मौजूद होते हैं। तो ये जो है वो मतलब लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज है जो कि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व की जाएगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।